दोपहर की सुस्त खामोशी मनोरमा जी के कमरे में पसरी हुई थी। दीवार पर टिक टिक करती घड़ी जैसे उनकी तन्हाई का मजाक उड़ा रही थी। 70 की उम्र में शरीर भले ही थक गया था, पर मन अभी भी अपनों के बीच उपयोगी बने रहने के लिए छटपटाता रहता। खालीपन से घबराकर वे अपनी बहू रचना के पास रसोई में गईं। बहू, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दे, बैठे बैठे मन ऊब गया है, मनोरमा जी ने स्वर में थोड़ी मिठास घुलते हुए कहा। रचना ने बिना पीछे मुड़े चिड़चिड़ेपन से कहा, माँ जी आप रहने ही दीजिए, पिछली बार आपने दाल साफ की थी तो उसमें कंकड़ रह गए थे, आपसे अब कुछ नहीं होगा, आप जाकर चुपचाप अपने कमरे में आराम कीजिए, मेरे काम में बाधा मत डालिए। मनोरमा जी के चेहरे पर आई मुस्कान फीकी पड़ गई। वे बिना कुछ बोले दबे पांव वापस अपने कमरे की अंधेरी शांति में लौट आई। कमरे में उनके पति की एक धुंधली सी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जो शायद उनके जीवन का इकलौता सहारा थी। शाम ढली तो बेटा सुमित ऑफिस से घर लौटा। मनोरमा जी ने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गईं। उनकी उंगली पर एक सफेद पट्टी बंधी थी। बेटा सुमित, उन्होंने सहमे हुए स्वर में पुकारा। हाँ माँ, कहिए, आज फिर क्या हो गया? सुमित ने लैपटॉप बैग मेज पर पटकते हुए कहा। बेटा, आज सफाई करते वक्त तुम्हारे पापा की तस्वीर हाथ से छूटकर गिर गई, शीशा टूट गया है, मैंने कांच उठाने की कोशिश की तो हाथ में भी चोट लग गई, मुझे अब ठीक से नजर नहीं आता ना, मनोरमा जी ने कांपते हाथों से उंगली दिखाते हुए कहा। बेटा, जब समय मिले तो इसमें नया शीशा लगवा देना, घर में टूटी तस्वीर रखना शुभ नहीं होता। और इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाती, सुमित झल्ला उठा। माँ, हद है आपकी भी, क्या जरूरत थी उस तस्वीर को बार बार उतारने और साफ करने की? अब इस मामूली सी बात के लिए आप मेरा सिर खा रही हैं। पर बेटा, वो तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी। माँ प्लीज, सुमित ने हाथ के इशारे से उन्हें टोकते हुए कहा। मैं दिन भर ऑफिस में फाइलों और बॉस की चिकचिक से थक जाता हूँ, घर आकर कम से कम सुकून चाहता हूँ। इन छोटी छोटी फालतू बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। अब आप जाइए और मुझे कुछ देर आराम करने दीजिए। सुमित ने मुड़कर अपना फोन उठा लिया। मनोरमा जी वहीं ठिठक गईं। उनकी उंगली की चोट उतनी गहरी नहीं थी जितना गहरा घाव उन शब्दों ने उनके दिल पर कर दिया था। वे वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गईं। कमरे में बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को देखकर उन्हें लगा कि जैसे वे कांच की किरचें नहीं बल्कि उनके अपने अस्तित्व के हिस्से थे, जो अब अपनों के ही पैरों तले कुचले जा रहे थे। उस रात घर में सन्नाटा तो था, पर मनोरमा जी की आंखों में नींद नहीं, बस वो टूटी हुई तस्वीर और बिखरा हुआ रिश्ता था। सुमित के कमरे से निकलते ही मनोरमा जी के हृदय में एक गहरी टीस उठी। वो दर्द केवल उनकी घायल उंगली का नहीं था, बल्कि उस विश्वास का था जो एक माँ अपने बेटे पर करती है। आंखें आंसुओं से धुंधला गई थी, पर उन्होंने झट से उन्हें पोंछ लिया। शायद अब इस घर में उनके आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं रह गई थी। वे लड़खड़ाते कदमों से अपनी अलमारी के पास पहुंची। थरथराते हाथों से दराज खोली तो कोनों में जमी धूल के बीच एक पुराना चश्मा मिला। उसकी फ्रेम की एक डंडी टूट चुकी थी, जिसे कभी उन्होंने धागे से बांधा था। उस टूटे चश्मे को देख उनकी सूनी आंखों में एक क्षणिक चमक कौंध गई। वो चश्मा महज एक वस्तु नहीं, उनके संघर्ष के दिनों का साक्षी था। धुंधले लेंस को साड़ी के पल्लू से साफ कर उन्होंने उसे चेहरे पर टिकाया। कांपते हाथों और धुंधली नजरों के साथ वे अपनी उंगली में धसी कांच की उस बेरहम किरच को निकालने की जद्दोजहद करने लगी। सुई की चुभन और कांच की रगड़ से हाथ लहूलुहान हो रहा था, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। आखिर लंबी मशक्कत के बाद वो शीशा निकल ही गया, पर दिल के अंदर की चुभन अब भी वहीं की वहीं थी। घर का वातावरण दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। रसोई से आती बर्तनों की खनक के साथ अब रचना के तानों की गूंज भी शामिल हो गई थी। एक सुबह मनोरमा जी ने रचना के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर रखा। रचना ने प्लेट को एक तरफ सरकाते हुए नाक भौं सिकोड़ कर कहा, माँ जी, ये क्या जहर परोस रही हैं? नमक इतना कि जीभ जल जाए। आपसे अब खाना बनता भी नहीं। उस वक्त तो आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, जब मैं अस्पताल में मौत से लड़ रही थी, जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही थी, तब आप कहाँ थी? मौसी के घर आराम फरमा रही थी ना। एक बार भी मेरे पास आने की जहमत नहीं उठाई। अगर मैं मर जाती तो शायद आपको कोई गम भी नहीं होता।
आप तो बस दिखावे की सांस हैं, नाम की माँ, दिल की नहीं। मनोरमा जी की आंखें झुक गईं, लेकिन रचना नहीं रुकी। वो और जोर से बोली, सुमित अकेला रात दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा, रो रो कर हालत खराब कर ली उसकी, और आप एक फोन तक नहीं किया ठीक से। अब घर में आकर मेरी रसोई पर कब्जा करने चली हैं। अगर मेरी सेवा करने का इतना ही शौक था तो उस वक्त क्यों भाग गई थी, मुझे अकेला मरने के लिए छोड़कर। एक अन्य दिन जब मनोरमा जी ने रचना का कपड़ा इस्त्री करके अलमारी में रखा तो रचना ने गुस्से में कपड़े फर्श पर फेंक दिए। माँ जी, आपने फिर मेरे कपड़े जला दिए, ये साड़ी तो खराब हो गई। आपसे अब कुछ होता भी नहीं, उम्र हो गई है आपकी, बस बोझ बनी बैठी हैं। याद है ना जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, मौत के मुंह में, तब तो आपने मेरे लिए एक आंसू तक नहीं बहाया। मौसी के घर बैठकर आराम किया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मेरी किडनी फेल हो जाती और मैं मर जाती तो आप शायद चैन की सांस लेती, एक बोझ कम हो जाता ना आपके बेटे पर। सुमित कभी कभी चुप रहता तो रचना और चिढ़कर कहती, सुमित देखो ना अपनी माँ को, ये अब भी नहीं मानती। उस वक्त अगर ये मेरे साथ होती तो शायद मुझे इतना दर्द न सहना पड़ता, लेकिन नहीं, इनको तो अपनी मौज थी। अब आकर हक जताती है कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। एक शाम जब मनोरमा जी ने रचना के लिए दवाई का समय याद दिलाया तो रचना भड़क उठी। माँ जी, मुझे मेरी दवाई की याद दिलाने की जरूरत नहीं। आपने तो उस वक्त कुछ याद नहीं रखा जब मैं बिस्तर पर पड़ी करहा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि कोई अपना पास होना चाहिए, लेकिन आप तो गायब। अगर मैं उस दिन मर जाती तो सारी उम्र आपको कोसता रहता सुमित। आपने मेरे साथ वैसा ही किया जैसा कोई सौतेली सास करती है। मुझे खत्म होते देखने की खुशी में दूर बैठी रही, है ना। रचना की आवाज में मिठास की जगह अब केवल रूखापन था। सुमित भी अब बदल चुका था। वो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, सच तो कह रही है रचना माँ, आप चुपचाप अपने कमरे में क्यों नहीं रहती। इधर उधर ताका झाकी करने की और हर चीज में दखल देने की आखिर जरूरत क्या है। बेटी के ये शब्द मनोरमा जी के अस्तित्व को छलनी कर देते। जिस घर की एक एक ईंट को उन्होंने अपने पसीने से सींचा था, आज उसी घर की दीवारों पर उन्हें अपनी परछाई भी पराई लगने लगी थी। वे अपनी उम्र के उस आखिरी पड़ाव पर थी जहां इंसान को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनके सफेद बाल और चेहरे की गहरी झुर्रियां महज बुढ़ापे की निशानी नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत रातों की गवाह थीं जो उन्होंने अकेलेपन और संघर्ष में काटी थीं। पति के देहांत के बाद उन्होंने दुनिया की तपिश से अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को एक ढाल बना लिया था। न दिन का चैन था, न रात की नींद, बस एक ही धुन सवार थी, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं। उन्होंने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी ताकि सुमित की जिंदगी में रंगों की कमी न हो। जब सुमित की नौकरी लगी और फिर रचना इस घर में बहू बनकर आई तो मनोरमा जी ने सोचा था कि अब उनकी तपस्या सफल हुई। पर नियति का क्रूर मजाक देखिए, जिस बेटे को चलना सिखाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली थमाई थी, आज वही उंगली कांच की किरच से लहूलुहान थी और बेटा उसकी तड़प से बेखबर था। मनोरमा जी को अब रह रहकर यही महसूस होता कि वे इस चमकते धमकते आधुनिक घर में एक पुराना अनचाहा सामान बन गई हैं, जिसे न फेंका जा सकता है और न ही सहेज कर रखने की अब किसी की इच्छा है। वे सबके लिए एक बोझ बन चुकी थीं। उनकी सांसें भी शायद अब उनके अपनों को भारी लगने लगी थीं। मनोरमा जी की बेटी प्राची, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो जब भी अपनी माँ से फोन पर बात करती तो मनोरमा जी की आवाज में उदासी महसूस करती। माँ, सब ठीक तो है ना? प्राची कई बार पूछती, लेकिन मनोरमा जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटा, सब अच्छा है, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफें छुपा रही थीं। एक दिन जब प्राची मायके आई तो उस वक्त रचना और सुमित घर पर नहीं थे। वो सीधी अपनी माँ के कमरे में गई। उसने महसूस किया कि माँ की आंखें सूजी हुई हैं। वो समझ गई कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। माँ, सच बताइए, आप रो रही थी ना? भैया भाभी आपको कुछ कहते हैं क्या? प्राची ने चिंतित होकर पूछा। मनोरमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वे दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस कभी कभी तुम्हारे पिताजी की याद आ जाती है, इसलिए रोकर दिल हल्का कर लेती हूँ। मनोरमा जी प्राची को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्राची अब सब समझ रही थी, पर कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद वे माँ को और भी बातें सुनाएंगे।
ये सोचकर उसने माँ से कहा, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। प्राची की बात सुनकर मनोरमा जी धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा, कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है? अरे माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीती, तो फिर मैं तेरे घर कैसे रह सकती हूँ? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रहती है। बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे बहू के बारे में लोग कुछ भी कहें। माँ की बात सुनकर प्राची समझ चुकी थी कि चाहे वो कितनी भी कह ले, माँ उसके साथ नहीं जाएंगी। कुछ देर तक माँ के साथ हालचाल बांटकर प्राची वापस अपने ससुराल चली गई। अगले दिन रविवार था। सुमित और रचना तैयार होकर घर से बाहर जाने लगे। उन्हें ऐसे जाते देखकर मनोरमा जी ने कहा, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? रचना उनकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, माँ जी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा होता है तो उसे टोका नहीं करते। तभी सुमित ने जल्दी से रचना का हाथ पकड़ा और कहा, अरे रचना तुम भी कैसे समझा रही हो, चलो देर हो रही है। फिर माँ की ओर मुड़कर बोला, और हाँ माँ तुम पूछ रही थी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो हम 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। बोलकर सुमित और रचना दरवाजा बंद करके चले गए, बिना ये सोचे कि उनके जाने के बाद माँ अकेली कैसे रहेंगी, क्या खाएंगी। मनोरमा जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन सुनने के लिए कोई था ही नहीं। बेटे बहू तो घर से निकल चुके थे। अब दोपहर हो चुकी थी और भूख से उनका पेट मरोड़ रहा था। वे उठी और धीरे धीरे रसोई में गईं, पर वहां का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे रचना ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की जरूरत ही नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद मनोरमा जी ने पहले रसोई की साफ सफाई की। हाथों में अब वो ताकत नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वहीं रसोई में बैठ गईं। थकान इतनी थी कि कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा है। दाल और चावल अभी पके नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लौ बस हल्की सी टिमटिमाकर बुझ गई। शायद सिलेंडर खत्म हो गया था। फिर सोचा कि फ्रिज में रखा खाना ही खा लें, लेकिन जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में भी कुछ नहीं था। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या अब उन्हें अपने ही घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा। मनोरमा जी का सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। भूख और कमजोरी के कारण अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। सुमित और रचना के लौटने की कोई खबर भी नहीं थी। ना कोई फोन आया, ना कोई संदेश। कांपते हाथों से मनोरमा जी ने मोबाइल उठाया। कुछ देर तक नंबर ढूंढती रही और फिर अपनी बेटी का नाम आते ही उंगलियां रुक गईं। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने उसे फोन लगा दिया। जैसे ही प्राची ने फोन उठाया, मनोरमा जी की रुंधी हुई आवाज निकली, अब यहाँ और नहीं रह सकती बेटा, तुम आ जाओ। प्राची ने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। फिर सुनते ही मनोरमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये वही बेटी थी जिसके बार बार कहने पर भी वे उसके साथ नहीं गई थी। उनका मानना था कि बेटियां पराया धन होती हैं। इसी सोच ने उन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्हें उतना ही चाहती है जितना पहले चाहती थी। लेकिन आज जब कोई सहारा नहीं दिखा तो बेटी के पास ही फोन मिलाना पड़ा। अपने आंसू पोंछते हुए मनोरमा जी ने फोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि वे अकेली नहीं है, अब कोई अपना आ रहा है। लेकिन आंखों में फिर भी आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था वो उन्हें अकेलेपन की इस खाई में धकेल चुका था। उन्होंने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई, हर कोना वीरान लग रहा था। ये वही घर था जहाँ कभी सुमित की हंसी गूंजा करती थी, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। मनोरमा जी ने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। सामने आंखों में चिंता, चेहरे पर गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेपनाह प्यार लिए उनकी बेटी प्राची खड़ी थी। माँ! प्राची ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया।
मनोरमा जी की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबा रखा था वो प्राची की बाहों में समाकर छलकने लगा। प्राची के पति विकास भी उसके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मनोरमा जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? मनोरमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस प्राची की ओर देखती रहीं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनकी इतनी परवाह कर सकता है। प्राची ने अंदर जाकर घर का हाल देखा। बिखरा हुआ सामान, रसोई में पड़े अधजले चावल, खाली गैस और माँ की कमजोर हालत। उसे गुस्सा भी आ रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ हैं माँ? प्राची ने पूछा। मनोरमा जी ने कहा, घूमने गए हैं। ये सुनते ही प्राची का खून खौल उठा। माँ, आपको इस हाल में छोड़कर ये दोनों मस्ती करने चले गए? ये भी नहीं सोचा कि घर में न खाने की व्यवस्था है न कुछ और। पीछे माँ अकेली कैसे रहेंगी? क्या इतना भी नहीं सोच सकते थे कि आप अकेली हैं? मनोरमा जी कुछ नहीं बोली। वे बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रहीं। प्राची ने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक करने लगी। माँ, अब बस बहुत हो गया। अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। भैया भाभी के लिए आप सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हैं। अब आप मेरे साथ चलेंगी। मनोरमा जी ने कुछ नहीं कहा और नम आंखों से हामी भर दी। उधर दूसरी तरफ घूमने गए सुमित और रचना आराम से शिमला की ठंडी वादियों में घूम रहे थे। तभी एक जाना पहचाना चेहरा उनके सामने आया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पंकज थे, जिसने रचना की जान बचाई थी। सुमित तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर, आप यहाँ? मैं सुमित। आपको याद है, आपने मेरी पत्नी रचना की जान बचाई थी। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए सुमित का अभिवादन किया। कैसे हैं आप? और आपकी माताजी, वो कैसी है? वो स्वस्थ तो है ना? माँ को क्या होगा डॉक्टर? वो तो बिल्कुल ठीक है। और आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो तो ऑपरेशन से पहले ही मौसी जी के यहाँ चली गई थी और पूरे 6 महीने बाद आई थी, ताकि उन्हें मेरी पत्नी की कोई सेवा न करनी पड़े, सुमित ने चिढ़ते हुए कहा। सुमित की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच था। उन्होंने सुमित और रचना को एक कोने में बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, सुमित, तुम्हें एक सच्चाई बताने का समय आ गया है जो तुम्हें अब तक नहीं पता थी। ये सुन सुमित और रचना दोनों चौंक गए। सुमित ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई डॉक्टर साहब? डॉक्टर पंकज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित जी, ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी। उसमें उनको एक किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तुम हमेशा समझते रहे कि रचना को किडनी किसी अजनबी डोनर ने दी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किडनी तुम्हारी माँ मनोरमा जी ने दी थी। ये सुनते ही सुमित और रचना के चेहरे का रंग उड़ गया। रचना ने हैरानी से पूछा, माँ जी ने दी थी? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मनोरमा जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस बात का जिक्र कभी तुमसे न किया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। पर आज तुम दोनों को अकेला देखकर मुझे लगा कि उनकी कुर्बानी की बात तुम्हें बतानी चाहिए। देखो सुमित, उनकी इस उम्र में तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। रचना का गला सूख गया। उसके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने सास के किए बलिदान का दृश्य घूमने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस माँ के साथ उसने और सुमित ने इतना बुरा व्यवहार किया, उस माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। सुमित ने भी अपनी गलती महसूस की और उसकी आंखें भर आईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके दिल में एक ही बात थी, पछतावा और माँ से मिलने की तड़प। उसके कानों में उसके अपने ही जहर भरे ताने गूंज रहे थे। अगर मैं मर जाती तो आप चैन की सांस लेती, मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई, सौतेली सास। अब उसे लगा जैसे उसके अपने शब्द उसके गले पर छुरी की तरह चुभ रहे थे। मनोरमा जी ने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसके इन तीखे क्रूर तानों को भी चुपचाप सहा था, बिना एक बार भी सच्चाई बताए। रचना की पैरों तले जमी खिसक गई। वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने माँ जी को राक्षसी बना दिया, जबकि वो तो देवी थी। उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और मैं उन्हें मौत की कामना करने वाली कहती रही।
सुमित ने भी रचना को संभालते हुए कहा, रचना, हम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ ने हमें सब कुछ दिया और हमने उन्हें जहर। कहते हुए वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। शिमला से लौटते समय दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचते ही माँ से माफी मांगेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खोला तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि माँ अंदर होंगी, लेकिन घर में कहीं भी उनकी झलक नहीं थी। हर कोना खाली लग रहा था। सुमित और रचना ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मनोरमा जी कहीं नहीं मिली। तभी रचना की नजर मेज पर रखे एक कागज पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने वो चिट्ठी उठाई और जोर से सुमित को पुकारा, सुमित, देखो, माँ ने चिट्ठी छोड़ी है। सुमित ने जल्दी से रचना के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। प्रिय सुमित और रचना, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है और ये बात अब मुझे समझ आ चुकी है। मैं तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूंगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है जहां मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिता सकूंगी। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ मनोरमा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित और रचना की आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने चिट्ठी रखते हुए कहा, हमारी वजह से माँ ये घर छोड़कर चली गई। रचना ने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। सुमित, हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। सुमित ने रचना की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, हाँ रचना, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने किए की माफी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। दोनों ने तुरंत माँ की तलाश शुरू की। उनके दिल में पछतावे का बोझ था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वे अपनी माँ को वापस लाकर उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे। वे पूरे शहर में मनोरमा जी को ढूंढ चुके थे। मंदिर, धर्मशाला, माँ के पुराने दोस्त, हर जगह पता किया, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर जब वे घर लौटे तो रचना ने चिंतित स्वर में कहा, सुमित, माँ जी कहीं प्राची के घर तो नहीं चली गई? प्राची का नाम सुनते ही सुमित ने झुंझलाकर कहा, नहीं रचना, माँ प्राची के घर कभी नहीं जाएंगी। तुम माँ को नहीं जानती। उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियां पराया धन होती है। वे अपने बेटे का घर छोड़कर बेटी के घर कभी नहीं जाएंगी। रचना सुमित को समझाती हुए बोली, सुमित, माँ अब तक अपने उस पुराने विश्वास में जी रही थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें जिस तरह अकेला छोड़ दिया, उसके बाद शायद उन्होंने महसूस कर लिया हो कि उनके लिए असली सहारा कौन है। अगर वे कहीं और नहीं गई तो यकीन मानो प्राची के पास जरूर होंगी। एक बार फोन करके देख लो। अगर माँ वहां नहीं होंगी तो हमें तसल्ली तो हो जाएगी। ये सुन सुमित असमंजस में पड़ गया। फिर उसने फोन उठाकर प्राची को मिलाया। हेलो प्राची, माँ क्या तुम्हारे पास है? कुछ देर तक खामोशी पसरी रही। फिर प्राची ने कहा, तुम्हें आज बड़ी माँ की फिक्र हो रही है? तुम तो उन्हें घर में अकेले छोड़कर चले गए थे। न खाने की व्यवस्था की, न गैस की। ये भी नहीं सोचा कि माँ कैसे रहेंगी। सुमित को प्राची के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। वो जानता था कि प्राची सही कह रही है। उसने गहरी सांस ली और रुंधे स्वर में बोला, प्राची, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी वे हकदार थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे माँ से बात करनी है, प्लीज। प्राची ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही है, लेकिन अगर तुम सच में अपने किए पर पछता रहे हो तो आकर माँ से खुद माफी मांग लो। सुमित की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और रचना से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है। रचना ने भी राहत की सांस ली और दोनों तुरंत प्राची के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सुमित के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। क्या माँ उसे माफ कर पाएंगी? सोचते सोचते वे कब प्राची के घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। दरवाजे की बेल बजाई। प्राची ने आकर दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नाराजगी थी, लेकिन चेहरे पर अपनापन। वो चुपचाप अंदर चली गई। सुमित और रचना भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। सुमित की नजरें कमरे में माँ को खोजने लगी। तभी उसकी नजर मनोरमा जी पर पड़ी, जो बेड पर लेटी हुई थी। माँ को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। प्राची ने गहरी सांस ली और थोड़े नरम स्वर में कहा, भैया, माँ ने पूरी जिंदगी तुम पर और तुम्हारा घर बसाने पर न्यौछावर कर दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। ये सुन सुमित की आंखें शर्म से झुक गईं। रचना भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। सुमित ने घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से माँ का हाथ थाम लिया।
मनोरमा जी ने जैसे ही आंखें खोली और सामने सुमित को देखा तो कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, कहते कहते सुमित की आवाज भर्रा गई। मनोरमा जी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुमित उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको लेने आया हूँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी। मनोरमा जी कुछ कहती उससे पहले ही प्राची ने आगे बढ़कर कहा, सुमित, माँ अब इस घर में खुश हैं। यहाँ उन्हें वो प्यार और सम्मान मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। सुमित प्राची की ओर देखते हुए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्राची, प्लीज मुझे माँ को ले जाने दो ना। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमित ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ अब से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रचना ने भी सिर झुका कर कहा, माँ जी, मैं भी अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती, प्लीज हमारे साथ चलिए ना। मनोरमा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे सुमित और रचना को देखकर समझ चुकी थी कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी प्राची से कहा, बेटा, इन्होंने अपनी गलती मान ली है। तुमने मुझे अपनाकर बेटी का असली रूप दिखाया। तुम्हारे बिना मैं शायद टूट चुकी होती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घर लौट जाऊं। माँ की बात सुनकर प्राची की आंखें नम हो आईं, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मनोरमा जी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे विदा ली और अपनी बेटी बहू के साथ अपने घर की ओर निकल गईं। आज उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आज वे मजबूरी में नहीं बल्कि अपने बेटे बहू के बदले हुए व्यवहार के साथ अपने घर लौट रही थी। घर पहुंचते ही रचना मनोरमा जी का हाथ थामकर रसोई की ओर ले गई। माँ जी, आज मैं आपके हाथ का बना खाना खाना चाहती हूँ, जैसे पहले खाती थी। सुमित ने पीछे से आकर माँ को गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन आज से ये घर फिर से आपका है। आपकी हंसी फिर से यहाँ गूंजेगी, आपकी बातें, आपकी दुआएं, सब कुछ। मनोरमा जी चुप थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं सुकून के थे। उन्होंने धीमे से सुमित का सिर सहलाया, फिर रचना का, और फिर प्राची को फोन पर मैसेज किया, बेटा मैं घर आ गई, अब सब ठीक है। उस रात घर में फिर से खाने की महक फैली। मनोरमा जी ने अपने हाथों से रोटियां बनाई जैसे पुराने दिनों में बनाती थी। तीनों ने एक साथ खाना खाया। मनोरमा जी ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, तूने मुझे दोनों बच्चे वापस दे दिए, बेटा भी बेटी भी। अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। और उस घर में फिर से वो पुराना सुकून लौट आया, वो सुकून जो सिर्फ माँ के होने से आता है, माँ के प्यार से, माँ की दुआ से और माँ की माफी से। दोस्तों, मनोरमा जी का त्याग कोई एक घटना नहीं था, वो उनके पूरे जीवन की धुरी था। एक माँ की ममता जो चुपचाप बिना शोर के खुद को खपाती चली गई। उनकी जिंदगी में त्याग के अनगिनत पल बिखरे थे, जो बाहर से दिखते तो साधारण थे, पर अंदर से गहरे और दर्दनाक थे। पति के देहांत के बाद जब सब टूट गया, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अकेले घर संभाला, बच्चों को ढाल बनकर बड़ा किया। रातों में अकेले रोईं, पर सुबह बच्चों के सामने मुस्कुराती रहीं। उन्होंने कभी दूसरी शादी की नहीं सोची। कहती थी, मेरे बच्चों को सौतेलेपन का दर्द नहीं सहना चाहिए। अपना सुख, अपना साथ सब त्याग दिया। सबसे गहरा त्याग वो था जो किसी को पता ही नहीं चला, अपनी एक किडनी देना। जब रचना की किडनी फेल हो गई और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, तब मनोरमा जी ने बिना कुछ कही डॉक्टर से बात की। उम्र थी 60 के करीब, ऑपरेशन का खतरा था, रिकवरी मुश्किल थी, पर उन्होंने कहा, मेरी बहू को बचा लो, चाहे कुछ भी हो। ऑपरेशन के बाद वे खुद कमजोर हो गई, चलना फिरना मुश्किल था, दिन रात दर्द रहता। डॉक्टर ने सलाह दी कि कुछ महीने आराम करें, किसी रिश्तेदार के पास रहें। इसलिए वे मौसी के घर चली गईं। लेकिन रचना को कभी पता नहीं चला कि वो आराम नहीं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर की गई रिकवरी थी। और सबसे बड़ा त्याग था कभी ये बात किसी को न बताना। उन्होंने डॉक्टर से वादा लिया कि सुमित रचना को कभी पता न चले। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहती थी रचना या सुमित कभी ये बोझ महसूस करें कि हम माँ की कुर्बानी पर जी रहे हैं। वे चाहती थी कि रचना बिना किसी एहसान के उनके साथ रहे।
उनसे दिल से प्यार करे, ना कि कृतज्ञता के बोझ तले दबी रहे। पर बदले में क्या मिला? ताने। आप उस वक्त कहाँ थी जब मैं मर रही थी? आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप तो मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई। हर ताना उनके दिल में कांटे की तरह चुभता, पर वे चुप रहीं। एक बार भी नहीं कहा, बेटा तेरी सांसें मेरी किडनी से चल रही हैं। बस मुस्कुराकर टाल देती। ये त्याग नहीं तो और क्या है? रचना की तीखे तानों को, सुमित की उदासीनता को, घर में बोझ समझे जाने को सब सहा। अपनी इज्जत त्यागी, अपना सम्मान त्यागा, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा बहू का घर न टूटे। प्राची के पास जाने से भी इनकार किया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि बेटे के होते माँ बेटी के घर रहती है। अपना सुकून त्यागा ताकि बेटे की इज्जत बनी रहे। जब सच्चाई खुली और सुमित रचना रोते हुए माफी मांगने आए, तब भी मनोरमा जी ने कोई शिकायत नहीं की, न ताने दिए, न पुरानी बातें छेड़ी। बस आंसू पहुंचे और लौट आई। अपना दर्द त्याग दिया, अपना गिला त्याग दिया, परिवार को फिर से जोड़ने के लिए। मनोरमा जी का त्याग वो नहीं जो दिखता है, वो है जो कभी कहा नहीं गया। वो चुप्पी, वो सहनशीलता, वो क्षमा जो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। वे जीते जी देवी थीं, जिन्होंने खुद को बलि चढ़ाकर अपनों को जिंदा रखा और बदले में सिर्फ प्यार मांगा, वो भी बिना बोले। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।